नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पीच देते हुए कहा कि इन आवर पॉलिटिकल सेटअप द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। दरअसल उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जुडिशल ओवररीच को और कहा कि भारत में लेजिस्लेशन के एस्पेक्ट से देखें तो पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसको पावर पर कोई इनक्रोच नहीं कर सकता, इसके पावर पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जुडिशरी के इसके प्रोएक्टिव रोल को, इसके बढ़ते एक्टिविटीज़ को। दरअसल हाल के दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके बाद से ये जंग से छिड़ गई कि हु इज़ सुप्रीम इन आवर पॉलिटिकल सेटअप, इन आवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हु इज़ सुप्रीम, वेदर इट इज़ जुडिशरी और वेदर इट इज़ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। तो इस बात को लेकर एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियंस, रिटायर्ड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स, हर किसी का अपना मत है। इसी बीच वाइस प्रेसिडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहा कि पूर्व में भी वो कई बार जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर चुके हैं ड्यू टू राइजिंग जुडिशल ओवररीच, राइजिंग जुडिशल एक्टिविज़म। दरअसल पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिसके आलोक में हमें इसे समझना चाहिए। तो आइए समझते हैं। हम ये सब जानते हैं कि हमारे पॉलिटिकल सेटअप में प्रेसिडेंट हों या गवर्नर हों, वो एक्ट करते हैं ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कई बार ऐसा हुआ, जैसे कि एग्जांपल दे अगर हम तमिलनाडु सरकार का, तो इन्होंने कई बार बिल पास किया, वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, लेकिन जब वो गवर्नर तक पहुँचा तो गवर्नर ने बाय एक्सरसाइजिंग पॉकेट वीटो उस पर कोई भी डिसीजन नहीं दिया या फिर उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख लिया, यानी कि उस पर कोई भी अपना निर्णय नहीं दिया और वो बिल एक तरीके से डेड पॉइंट तक पहुंच गया। तब इस बात पर बहस छिड़ गई कि कोई डेडलाइन सेट होनी चाहिए, कोई टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को लेकर ऑलमोस्ट साइलेंट है कि कोई टाइम लिमिट है क्या किसी पर्टिकुलर बिल को लेकर। सरकार के प्रति या कोई जिम्मेदारी है, प्रेसिडेंट की कोई जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। तमिलनाडु सरकार ने जब देखा कि वहाँ के गवर्नर इनएक्टिव हैं, बिल्स को पास नहीं कर रहे हैं या उससे रिजर्व कर ले रहे हैं अंडर आर्टिकल 201 फॉर द कंसीडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट किया फॉर बोथ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कि इनके पास एक सीमित समय है, यहाँ पर ये डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास एक टाइम लिमिट होगी। जैसे कि गवर्नर के कह दिया कि गवर्नर के पास सिर्फ 3 महीने हैं कि वो डिसाइड करे, या इधर गिव एसेंट रिकन्सिडरेशन के लिए लौटा दे या फिर गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अपने पास रख ले। इसमें 3 महीने ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और इवन एक स्टेप आगे जाते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास भी एक टाइम लिमिट होगी, 1 महीने का समय उनके पास स्टेट बिल को लेकर वो अपना एसेंट दें और इसे लंबे समय तक रोके नहीं। इस जो जजमेंट के बाद, इस वर्डिक्ट के बाद से बहस छिड़ गई कि कौन सुप्रीम है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिक्टेट कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस के, और प्रेसिडेंट को, गवर्नर को क्या वो डायरेक्ट कर सकता है। इस बात पर बहस छिड़ गई और एक्सपर्ट्स इस बात पर बात करने लगे। वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, गोलकनाथ जजमेंट में कहा कि प्रेम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पर 1973 के केशव भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहे अपने हिसाब से संविधान की स्ट्रक्चरिंग करता है, संविधान को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करता है कि वहाँ पर क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस के अंडर किसी प्रकार का जजमेंट पास कर सकता है, लॉ पास कर सकता है, यानी कि बाय ओवरराइडिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। तो इन दोनों के पावर पर इंक्रोच करने के प्रकार से इसको हथियार बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस पावर को वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जस्ट लाइक ए न्यूक्लियर मिसाइल, जहां पर अंडर आर्टिकल 142 एग्जीक्यूटिव के ऊपर और लेजिस्लेचर के ऊपर खतरा है, इस पर हमला किया जा रहा है, उनके पावर को लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें कि हमारा संविधान किसके आधार पर बना है, तो ये लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहाँ पर वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, पास करते हैं, यानी कि वहाँ पर एक प्रकार से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का राज है। यूएस की बात करें तो वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है,
वहाँ पर तीनों विंग्स पर पावर बटा हुआ है, विद इट इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। इनके पास पावर सुरक्षित हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। भारत में कोशिश की गई कि दोनों का एक प्रकार से फ्यूजन हो, जहाँ पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूजन हो, और भारत की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ के कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए ऐसा संविधान तैयार किया जाए जो हर स्थिति में हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने में मदद करे, और कोई मुश्किल अगर आती है तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से समझ सकें और कोई उचित निर्णय ले सकें। तो हमारे संविधान में यूके का भी और यूएस का दोनों का आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सोच समझकर संविधान तैयार किया गया था। हालांकि ऐसा सोचा नहीं गया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण, जुडिशियल ओवररीच के कारण आज ऐसी बातें बड़े स्ट्रक्चर पर बैठने वाले व्यक्ति बोलने लगेगा। जो सपोर्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के तर्क का, उनका ये कहना है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं कि वो बेज़रूरत दखलंदाजी करे ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यहाँ पर क्लियर डिवीजन होना चाहिए और उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी बिल पर क्या निर्णय लेते हैं। एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होना चाहिए कि वो बिल को कैसे ट्रीट करते हैं, कब पास करना है, कैसे पास करना है, नहीं करना है। तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को डिक्टेट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, इसके पावर के बाहर है, इट्स आउटसाइड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कहना है उनका, जो सपोर्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के तर्क का। जो इसके अगेंस्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है और एक प्रोएक्टिव रोल निभाना पड़ता है, जहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और उसको समझाने के लिए ऐसा जजमेंट देता है जिसमें तीनों ही पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी का फ़ायदा होता है और ये लंबे समय तक सस्टेन कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है टू इन्फोर्स चेक एंड बैलेंस, टू रिमाइंड द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। कई बार कोर्ट आगे आता है, जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है और उन्हें समझाती है कि उनकी क्या ज़रूरत है, और कभी कोर्ट कोशिश नहीं करता कि वो अननेसेसरली इंक्रोच करे ऑन द पावर्स ऑफ जुडिशरी एंड, माफ़ कीजिएगा, ऑन द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसलिए इसको लेकर अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग सोच है और अलग अलग मत है। जैसे कि जो हमारा अपोजिशन है उसका ये कहना है कि हमारे देश में चेक और बैलेंस होना चाहिए, इसलिए जुडिशरी ये रोल प्ले करता है। जो पावर में हैं, यानी कि जो सत्तासीन लोग हैं, उनके जो एमपीज़ हैं, उनका ये कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ रोल प्ले करने लगा, फिर पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या लगेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ही सारे फैसले लेता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ही लॉ पास करता रहेगा। ऐसे में पार्लियामेंट इनइफेक्टिव हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, बेमतलब हो जाएगी। तो एक प्रकार से दोनों ही तरफ से ज़ुबानी जंग चल रही है, लेकिन अच्छा ये होगा कि तीनों ही पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, फिर चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर। तीनों की अपनी अपनी पावर्स हैं और अपनी अपनी सीमाएं हैं। वो तीनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ना जुडिशरी क्रॉस कर सकता है, ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव। तीनों एक दूसरे के पावर में इंक्रोच ना करें और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएं, क्योंकि 70 साल ज़्यादा का हमारा संविधान है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। सोच समझ कर इसे बनाया गया है, भारत की ज़रूरत के हिसाब से इसे क्राफ्ट किया गया है। इसलिए तीनों विंग ऑफ गवर्नमेंट ये सोचें कि उनकी जिम्मेदारी है कि इसको सस्टेन मैनर में आगे लेकर जाएं, ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहे। डिबेट और डिस्कशन होते रहने चाहिए, इससे हेल्दी डेमोक्रेसी सामने आती है और फलती फूलती है। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी उनको समझ में आता है कि उनकी क्या गलतियां हैं और क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है और कैसे भविष्य में वो आगे एक अच्छा रिजल्ट देंगे। तो चाहे जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन ये इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार कोई संवैधानिक संकट सामने खड़ा हो जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सामने आ जाए और ये बात फिर एक ईगो की हो जाए, एक प्रकार से प्रतिष्ठा मान की हो जाए कि एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दूसरे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट खड़ा है। इससे संवैधानिक संकट खड़ा होता है और देश में खतरा मंडराता है। इसलिए तीनों ही जो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो इस बात को समझें, फिर चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो और लेजिस्लेचर हो, कि तीनों को इन कोऑर्डिनेशन, इन कोलैबोरेशन काम करना है और ज़रूरत पड़ने पर अपना अपना दायित्व निभाना है और कभी भी अपने पावर से आगे नहीं आना है, किसी दूसरे का पावर को इंक्रोच नहीं करना है, ताकि हम एक सफल डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल दे सकें, एक सफल डेमोक्रेसी बन सकें और राष्ट्र को विकास की राह पर ले जा सकें। इस संबंध में आप लोगों का क्या कहना है, मुझे इसका इंतजार रहेगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वायरलेस फॉर दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को प्रोपेगेट कीजिए, फैलाइए, लोग जान सकें करंट सिचुएशन के बारे में, हमारे पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, तीनों पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में। और आपको अगर अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।